नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। केजरीवाल को जमानत मिली और उसके बाद बिल्कुल माहौल दिल्ली का बदला बदला लग रहा है। केजरीवाल शाम को आए, उसके वीडियोस आए, उसके बाद आज जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कार्यकर्ताओं को ही संबोधित कर रहे थे। वो बेसिकली कार्यकर्ताओं के लिए ही वो भाषण था, जोश जगाने के लिए। उसको लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें हैं। कल जो बेल भी मिली है वो कंडीशनल इंटरिम बेल है। 2 जून को फिर से जेल में जाना पड़ेगा। और एक सवाल यह है कि हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिली है, तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल को बेल, तो फिर हेमंत सोरेन को जेल क्यों। लेकिन केजरीवाल के बेल मिलने के क्या असर पड़ेंगे, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो बातें कही हैं उसका क्या मतलब है, इन सारी चीजों को समझने के लिए आज अशोक जी हमारे बीच में एक बार फिर से हैं। अशोक जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूरी सुनी, कैसा लगा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या लग रहा है आपको, उनका जो भाव भंगिमा था, सारा जो पॉइंटर्स उठाए उन्होंने, आपको क्या लगता है? वो बेसिकली अपने, जैसे कि आपने बिल्कुल ओपनिंग रिमार्क में कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं। ये बात तो तय थी कि मनीष सिसोदिया भी अंदर है, केजरीवाल जी भी अंदर है, सुनीता जी और बाकी सब लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि कैसा भी करके ये अलग जगह रखे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग कमजोर पड़ रहे थे। देखिए, गुजरात में केजरीवाल ही फेस थे, लेकिन इन आकाओं ने जो चाहा वो करवा दिया। आखिर गुजरात का चुनाव तो उन्होंने उसको जेल में रख के ही कर दिया। गुजरात में 12% वोट है। यदि थोड़ा वहां पे अपने आप को झोंक देते अरविंद केजरीवाल, तो वहां इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा होता। हालांकि अभी भी 1-2 सीटें निकलने का चांस है। वो 2 की 4 और 5 भी हो सकती थी। ये और अपने होम स्टेट में मतलब 5 सीट भी जाना है, बहुत बड़ी हार थी। तो बड़े मुश्किल से गुजरात तक तो उन्होंने रोक लिया, लेकिन फिर बाकी प्रेशर था, सोशल मीडिया का प्रेशर था। लेकिन अशोक जी, मुझे थोड़ा सा मुझे, यदि मैं डेविल से एडवोकेट की नजर से देखूं, तो क्योंकि हम हर चीज में डाउट देखते हैं, ये जो बेंच था, ये बेंच नॉन बेंच है कि ये किस हिसाब से काम करता है। और ये कई बार हमने देखा, इस बेंच ने जब बेल दी तो कुछ सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों से जो मेरी बात हुई थी, सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर या एडवोकेट एंड रिकॉर्ड्स से बड़े लोग हैं जिनकी उम्र गई है सर्वोच्च न्यायालय में, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि केजरीवाल जेल में ज्यादा भारी पड़ रहा होगा मोदी। जेल के अंदर केजरीवाल होने से जो सिंपैथी मिली है, और फिर जेल का जवाब वोट से देंगे। जब ये बात चल रही थी तो एक अंडर करंट तो आ गया था, एक सिंपैथी वेव तो आ गई थी। और ऐसे में क्या उनको लगा कि इसको अरेस्ट करके भारी गलती हो गई। अब वो रेक्टिफिकेशन के लिए उसको इंटरिम बेल दी, और वो भी 1 तारीख तक। हालांकि वकील साहब ने कहा कि इसको 4 तारीख को तक करो, तो 4 तारीख को करने के बजाय उन्होंने कहा कि नहीं, 1 तारीख को तो सारा प्रचार भी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने प्रचार के लिए ही बेल दी। ये बिल्कुल ऑब्वियस है। हालांकि सरकारी वकील ने कहा कि जब एक मुख्यमंत्री को या एक राजनेता को बेल मिलती है प्रचार के लिए, तो फिर एक सामान्य इंसान और राजनेता को क्या कानून अलग अलग दृष्टि से देखता है। तो कानून तब न्यायाधीश ने कहा कि नहीं, इस तर्क को हम नहीं मानते। फिर उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है। देश सरकार चुनता है इस 5 साल के चुनाव में। 5 साल के लिए देश की सरकार चुनते हैं। आज चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करता है। ये वाक्य को मैं लेखित करना चाहूंगा। न्यायमूर्ति ने कहा कि आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करता है, और इसको महत्व देते हुए हम अभिनियोजन पक्ष की तमाम तर्कों को खारिज करते हुए जमानत देते हैं। केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, वो एक राष्ट्रीय दल के नेता है। निस्संदेह उनके ऊपर गंभीर आरोप है, लेकिन वो दोषी नहीं ठहराए गए हैं। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ना इतिहास है। वह समाज के लिए किसी भी प्रकार से खतरा नहीं है। ऐसे में हम इनको जमानत देते हैं। यह मामला अगस्त 2022 से लंबित था, और 21 मार्च 2024 को ये अरेस्ट हुए। जो टाइमिंग पर सवाल उठाया जी। टाइमिंग पर सवाल उठाए। अब मेरा थोड़ा, जैसा आपने कहा कि एक को बेल और एक को जेल क्यों नहीं, क्या ये जो आम चुनाव है ये दिल्ली पंजाब तक ही सीमित है? क्या झारखंड भारत का हिस्सा नहीं? क्या झारखंड में आम चुनाव नहीं? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक दल के सुप्रीमो नहीं? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ
कोई आपराधिक मामले हैं, क्या वो समाज के लिए घातक हो सकते हैं? आरोप उन पे भी गंभीर है, लेकिन दोषी वो भी ठहराए नहीं गए। बिल्कुल। ऐसे में उन्हें बेल क्यों नहीं? यदि हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिलती और केजरीवाल जी को बेल देती है, तो क्या केजरीवाल जी बेल जेल के अंदर मोदी जी को ज्यादा भारी पड़ रहे थे? इसलिए उन्होंने सोचा इसको बाहर छोड़ के दिखाए। लेकिन केजरीवाल जी के साथ एक खासियत है, मैं हमेशा कहता हूं अशोक जी, केजरीवाल जी ही एक पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं में एक है कि जो मोदी जी को वन ऑन वन लेते हैं, सामने टक्कर देते हैं और किसी भी रूप से मोदी जी के सामने 19 साबित नहीं होते, ये 20 साबित होते। फर्क इतना है, इनकी सरकार 2 राज्यों में है, मोदी जी की सरकार कई राज्यों में, ये केंद्र में है, वो केंद्र में नहीं है। लेकिन मोदी जी के पूरे प्लानिंग को, मोदी जी के सोच को, ये आगे क्या करेगा, ये सोच के पहले ही अपनी चाल चलने वाले पूरे इंडिया गठबंधन में कोई है जिसका दिमाग इतना तेज है, तो अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने आपने छोड़ा, अब ये बाहर आके, और इन्हें प्रचार की अनुमति मिली है। अब ये भी बड़ा विडंबन है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर किसी भी फाइल पे साइन कर सकते थे, और जेल के बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल को ये बोला गया कि आप कोई फाइल साइन नहीं करोगे जब तक एलजी ना कहे कि फाइल साइन करो। तो केजरीवाल की स्वायत्तता जेल के अंदर थी या जेल के बाहर थी? एक सामान्य इंसान जो कानून नहीं जानता, उसके लिए बड़ा अजीब सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये जो बेल दी गई है, ये मजबूरी में दी गई है कि यदि कानून कहता है कि बेल देनी चाहिए, अधिकार है बेल लेना सबका, तो फिर वो अधिकार हेमंत सोरेन का क्यों नहीं, कविता का क्यों नहीं? कविता तो पिता अभी उनके अपोजिशन में है, सरकार भी उनके पास नहीं, जिसके पास सत्ता भी नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? एक तरफ बीजेपी है केंद्र में जो ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई कर रही है, दूसरी तरफ वहां कांग्रेस सरकार है जो केसीआर को बिल्कुल खत्म करने पे तुली हुई है राजनीतिक दृष्टि से। ऐसे में कविता किसको इन्फ्लुएंस कर सकती है? तो कविता को क्यों बेल नहीं? तो ये कई तमाम चीजें हैं जो न्यायपालिका के सामने प्रश्न उभर रहे हैं, और जवाब तो देना होगा सर। न्यायपालिका ही एक अंतिम सत्य है जहां सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम न्यायपालिका के पास जाते हैं, वो परिभाषित करते हैं, वो संसद, वो सारी प्रणालियों को परिभाषित करते हैं, परंपराओं को परिभाषित करते हैं, हमारे संविधान को परिभाषित करते हैं, कानूनों को परिभाषित करते हैं। तो आज जब बेंच ऐसा बिहेव करता है, तो फिर मेरे भी मन में प्रश्न उठता है कि क्या राजनीति इतनी हावी हो गई है कि अब न्यायपालिका के डिसीजन भी इन्फ्लुएंस करने लगी? सवाल वो है। यदि हम सवाल उठाते हैं, यदि हमें समझ में नहीं आता कि न्यायपालिका ऐसा क्यों कर रही है, तो फिर ये जो लॉबी है अंधभक्तों की, और ये अंधभक्त कोई पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं है, कई रिटायर्ड जज और ये सब लोग, ये फिर सर्वोच्च न्यायालय को लिखते हैं कि ये सोशल मीडिया के प्रेशर में बताइए। सोशल मीडिया की औकात क्या है जो प्रेशर करेगा सर? सोशल मीडिया ऐसे सवाल जो मार्केट में पड़े हुए हैं उसको बटोर के आपके सामने पेश करते हैं, बिल्कुल खुद क्रिएट किए हुए सवाल तो नहीं। सोशल मीडिया तो बेचारा सारे सब दूर से इकट्ठा करके आपको बोलते कि मालिक हम गए थे, बहुत सारी चीजें लोग पूछ रहे, अब आप इसका जवाब दो तो अच्छा है। अभी प्रेशर कहां से हो गया? प्रेशर तो गवर्नमेंट लाती है जब कॉलेजियम के नाम रोकती है। बिल्कुल। तो ये कई चीजें हैं जिसको इस पर्टिकुलर इस बेल को मैं कई दृष्टि से देखना चाहूंगा, और इसको कई एंगल से हमें स्टडी करना होगा। लेकिन अब केजरीवाल जी बाहर आ गए सत्य है, और बाहर आने के बाद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली पंजाब तक सीमित नहीं रहेंगे, इतनी बात याद रखना सर। ये बंगाल भी जाएंगे, ये महाराष्ट्र भी जाएंगे, ये यूपी भी जाएंगे, और जाना चाहिए। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, केजरीवाल जब मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार है, तो उन्होंने सारे क्षेत्रीय चैनलों पे भी, क्षेत्रीय अखबारों में भी, रीजनल लैंग्वेजेस में भी विज्ञापन दिए। तो केजरीवाल इज नॉट अ न्यू नेम, इट हैज ऑलरेडी बिकम अ ब्रांड, इट इज अ वेल प्लेस्ड ब्रांड अराउंड इंडिया। नाउ ओनली दैट ब्रांड हैज टू बी कैश्ड। उनके पास महाराष्ट्र में वो पूरा संगठन नहीं है जो ब्रांड कैश किया जाए,
लेकिन ब्रांड तो है। इंडिया गठबंधन के इतने महाकाय संगठन पे यदि ये ब्रांड उनके दुकान में आ जाए मार्केट, तो लोग लेने को तैयार है। उनकी क्रेडिबिलिटी तो इतनी है। और इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद तो सर अब ये 100 करोड़ पे लोग हंस रहे हैं। ये तो पॉकेटमारी हो गई सर। डकैत बैठे उसका क्या? बिल्कुल बिल्कुल। डकैत बैठे इसका क्या? अरे आपने तो कैसे कैसे पैसे लोगों से उगाए। इन्होंने तो चलो भाई नजराना लिया, आपने तो जबराना लिया, जबरदस्ती। वो अशोक चक्रवर्ती की एक बहुत बढ़िया कविता है कि भ्रष्टाचार के कई मामले और भ्रष्टाचार की कंपटीशन होती है, उसमें सबसे बड़ा भ्रष्ट कौन? उसमें है कि नजराना, जबराना, हकराना। ये तो मेरा हक बनता है तो मुझे मिलना चाहिए। रिश्वत। एक होता नजराना, अरे तू जो देगा मैं ले लूंगा, चलो ठीक है। कांग्रेस नजराना लेती थी, इन लोगों ने तो हकराना से शुरू हो गए और जबराने पे उतरा है। अब जबरदस्ती कर रहे हैं। तो उनके भ्रष्टाचार के बाद देखने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के सबने हाथ सर पे लगा दिया। कहा ये तो चिल्लर लगते उनके सामने, ये नौसिखिया, इनको आता ही नहीं ठीक से भ्रष्टाचार करना। एक सवाल, आज जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया उसमें एक चीज कही कि आप लोग मोदी को नहीं अमित शाह को वोट दे रहे हैं। अब ये खेल मेरे समझ में नहीं आया कि उन्होंने कहा कि योगी को निपटाया जाएगा और अमित शाह को बनाया जाएगा, 75 ईयर्स के हो जाएंगे अगले साल प्रधानमंत्री जी, उनको रिटायरमेंट लेना होगा, अमित शाह नए मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके पीछे क्योंकि मुझे लगता है कि जो आदमी मोदी जी के नाम पे वोट देगा वो अमित शाह के नाम पे भी वोट देगा, दोनों में कोई खास फर्क तो है नहीं। सब जानते हैं कि बिल्कुल साथ साथ वो लोग हैं, वो दो लोगों की जोड़ी के रूप में कांग्रेस ने भी अपने जितने विज्ञापन बनाए उसमें इन दोनों लोगों को जरूर रखा, किसी किसी में योगी है किसी में नहीं है, लेकिन ये दो लोग जरूर हैं। तो अब इसके पीछे क्या खेल हो सकता है कि मोदी की जगह आप अमित शाह को वोट दे रहे हैं? क्योंकि वोट देने वालों को असर तो नहीं पड़ेगा। एक बात मैं बता दूं अशोक जी, अभी सत्ता और संगठन दोनों पे अमित शाह जी का कब्जा है। अमित शाह जी ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं 2024 में क्या होगा। अमित शाह लड़ाई लड़ रहे हैं कि मोदी जी के बाद मेरा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। भाजपा में एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है, वहां बहुत जबरदस्त रण मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ उधर से है, एक राजनाथ सिंह उधर से है, वहां डार्क हॉर्स शिवराज सिंह चौहान बैठा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान सबसे एक्सपीरियंस मैं हूं भाई। वसुंधरा बैठी हुई है कि मेरे को इतना निगलेक्ट किया। गडकरी संघ के समर्थन के साथ बैठे हुए हैं। तो हु आफ्टर मोदी ये सवाल ऑलरेडी चलने लगा है। जैसा किसी कैबिनेट सेक्रेटरी को रिटायरमेंट के पहले एक ओएसडी दिया जाता है और वही ओएसडी बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है, तो वो ओएसडी की पोजीशन अभी अमित शाह ने ले ली। सारे मेजर डिसीजन अमित शाह कर रहे हैं। और यदि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनना होगा तो फिर क्या हमारे दिल्ली में अभिशाप है? मुगल दरबार ने हमेशा शहजादों का कत्ल करके ही किसी एक ने सर पे ताज रखवाया है अपने। तो भाजपा की अंदरूनी कत्लेआम मचेगा अभी, तो उसके लिए लड़ाई चल रही है। तो केजरीवाल उधर इशारा कर रहे हैं। केजरीवाल उधर इशारा कर रहे हैं। केजरीवाल जी को पता है कि सरकार और संगठन कौन चला रहा है। अमित शाह जी चला रहे हैं, टोटल उनकी रणनीति। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र चेहरा मात्र है। मुझे नहीं लगता कोई मेजर डिसीजन में उनका से होगा। जिस हिसाब से तीनों मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट हुआ, जिस हिसाब से टिकट बंटवारा हुआ, हम भी भाजपा को 30 साल से जान रहे हैं, कवर करते हैं। तो जो अंदरूनी नाराजगी दिखती है, जो लोग बोलते हैं संघ नाराज, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने सही रेखांकित किया आज कि मोदी जी तो अब ओएसडी अपॉइंट करके घूम रहे हैं, बस डेट है उस दिन रिटायर होना है। लेकिन आपको लगता है कि 75 की उम्र में मोदी रिटायरमेंट लेंगे, उनके लिए रूल बदला नहीं जाएगा? मोदी को रिटायरमेंट दिलवाया जाएगा सर। ओके। आखिर मोदी जी क्या है? मोदी जी एक पैकेज है जिसमें अमित शाह उनके दोनों हाथ है। जब आपका बेटा ही आपको कह देगा कि अब चेयरमैन पद से उतर जाओ, जो मोदी जी ने गडकरी जी को या आडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया, तो मोदी जी को भी मार्गदर्शन मंडल भेजने में क्या टाइम लगेगा? जो अमित शाह के और मोदी जी के संबंध है, क्या वो आडवाणी जी के और मोदी जी के नहीं थे?
पिता पुत्र के समान थे संबंध। और मोदी जी को यदि आज मुख्यमंत्री पद पे बनाए रखा और मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके लिए जीवन में सबसे कड़ा संघर्ष यदि किसी ने किया होगा तो अडवाणी जी ने किया। जिस अडवाणी हम्म। और अटल जी की जोड़ी थी, उस जोड़ी में मोदी जी की वजह से फ्रैक्शन आ गए। तो इतिहास दोहराता है सर। और दिल्ली के तख्त का इतिहास में एक इतिहासकार के सामने बैठ के क्या इतिहास की उलाहना दूं? आप नहीं तो नहीं, आप स्वयं बताइए। इतिहासकार है। आपके बताने आपको का तो पूरा, तरीका ज्यादा रोचक है। है आपका तो पूरा इतिहास दिल्ली का पता है, आपको रक्त रंजित इतिहास है, और इससे वर्तमान भी नहीं लेकिन छूटा। लेकिन लखनऊ इतनी आसानी से दिल्ली को छोड़ देगा? ये लखनऊ का वाजिद अली शाह नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ है। उनकी निगाहें भी हैं दिल्ली की कुर्सी पे, सर और ऐसा है, उनकी भी फैन मेरा फॉलोइंग कम दूसरा नहीं है। परसेप्शन है। मेरा क्या जी। संघ ये आपस में मारकाट बचने दे रहा है? क्या संघ देख रहा है कि एलिमिनेशन कर लो आपस में, बाकी बचे हुए को हम देखेंगे? क्या इसलिए संघ हाथ पे हाथ धरे बैठा है? या फिर संघ की कोई सुन नहीं रहा है? संघ की सुन नहीं रहा वाली बात नहीं है। संघ की सुन नहीं रही होते तो आला कमान नागपुर में जाके रात को बैठते नहीं संघ से मिलने के लिए, वो पता लगे कि मीटिंग नहीं हुई जो हुआ। तो कुल मिलाकर बीजेपी में ही अंदरूनी बहुत घमासान है। बीजेपी अपने आप से इतना नहीं लड़ रही जितना इंडिया गठबंधन से लड़ना पड़ रहा है। अब अमित शाह जी को लगता है कि जो राजपूतों का उठा हुआ है यूपी में, उसमें कहीं ना कहीं ठाकुर साहब की भी कृपा है, तो वो कई बार यूपी में जाके सीधी कमान हाथ में ले लेते हैं। कानपुर में बैठे और सीधे बूथ लेवल के लोगों से बात करना शुरू कर दी, बाकी किसी सबको साइड को रखा, डायरेक्ट बात करूंगा। और बहुत सारे 80% लोग फेंस सीटर है, वो देख रहे पलड़ा किधर भारी होगा। जिधर पलड़ा भारी होगा, अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप सर पे हाथ पकड़ कर हंस हंस जोर जोर से हंसने लगोगे कि अरे कल तक इतना लॉयल था, आज एकदम इधर हो गया। जैसे ईडी का नोटिस मिलने के बाद कई कांग्रेसियों को पता पड़ता है कि अरे राहुल और सोनिया जी को तो इनविटेशन मिला था रामलला का, गए नहीं, बताओ राम का अपमान हुआ। ये समझने के लिए 6-6 8-8 महीने लग रहे लोगों को, क्योंकि वो ईडी की नोटिस समझा रही है। कुछ तो कारण चाहिए जाने के लिए, तो भी रामलला। तो ये घमासान होगा, इसीलिए इनको किसी भी हालत में 300 पार जरूरी है। यदि 300 पार नहीं हुआ, ये मामला 240-250 पे भी अटका, ये मामला 230 पे अटका, तो भाजपा में घमासान होगा और फिर ब्लेम गेम चालू होगा। और फिर उसमें से कौन नेतृत्व उभरता है, कौन बाकी का जुगाड़ करता है, सरकार बनाने की स्थिति में देखता है। इंडिया गठबंधन भी दुख रहा है सब। आज के डेट में सभी को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। इंडिया गठबंधन भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहती है, किसी की भी। यदि उनकी खुद की आ गई तो वो करेंगे, नहीं आई तो ये इतना व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी भी हालत में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बैठे। अटल जी भी सरकार चला अच्छा। चुके हैं 5 साल तक, 3-3 बार प्राइम मिनिस्टर बने। बिल्कुल। अटल जी से तो कभी इतनी कड़वाहट किसी की नहीं रही। सरकार आई गई आराम से, लेकिन रिश्ते बने रहे। आते आई, रिश्ते बने रहे। ये जो रिश्ते में खटास आई है और ये मतलब अगर मनभेद, मैं याद करूं, अशोक जी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि अटल जी की सरकार आई गई, सवाल उठते रहे, कुछ सिलेबस वगैरह चेंज हुआ, लेकिन वो वैसे ही थे जैसे एक सरकार आती है दूसरी जाती है। देश में कोई बहुत बड़ी हलचल, खींचतान, ये सब दिखाई नहीं दी। बिल्कुल नहीं दिखाई दी। और विपक्ष के लिए जगह थी, ऐसे हाँ। डिस्कशन नहीं होते थे, ऐसे कोर्ट केसेस लगा के मेंबरशिप खत्म नहीं करते थे। ईडी सीबीआई और तब भी थी, देशद्रोही भी नहीं कह रहे थे उस जमाने में। कभी देशद्रोही नहीं कह रहे थे। अटल जी का भाषण है कि लोग मुझे कह रहे थे कि आप कहिए कि देश में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक देश में कुछ नहीं हुआ, ये बोलना मतलब विभिन्न सरकारों का अपमान करना है, उन मतदाताओं का अपमान करना है, और इस देश के किसानों का, मजदूरों का अपमान करना है जिन्होंने इस देश को बनाया। नेता देश को नहीं बनाते, सरकारें देश को नहीं बनाती। आप एमएसपी दो ना दो, किसान अनाज उगाता है क्योंकि वो देश को भूखा नहीं मरने देना चाहता। उसने कभी प्रॉफिट लॉस का नहीं सोचा, इसीलिए वो वहीं आज अपनी हालत में है। तो 1947 से लेकर 2014 तक आजादी नहीं मिली, तो ये क्या गोबर खा रहे थे क्या जो बोलते आजादी नहीं मिली? किसका अनाज खा रहे थे? अंग्रेज दे रहे थे इनको अनाज, इसी देश का किसान कर रहा था। यही भाखड़ा नांगल पानी दे, बिजली दे रहा था। किसने बनाई थी? तो ये कुल मिलाकर वो सोच वाली सरकार कोई भी आए,
देश करेक्शन चाहता है सर अब, और करेक्शन एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा विश्व का प्रजातंत्र तानाशाही की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, या इस प्रजातंत्र का मुखौटा लेके तानाशाह बैठा है। इट इज डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी, दैट इज द वर्ड यूज्ड बाय द वेस्टर्न इंटरनेशनल एजेंसी विच इज मॉनिटरिंग डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड में है, उन्होंने कहा ही इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी। एक तानाशाह द्वारा चलाई गई लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। यही बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था अपने रिमार्क में 25 नवंबर को 1949 को, जब उन्होंने संविधान सभा में एज अ ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, तब उन्होंने कहा था मुझे डर है, कि मुझे डर इस बात का है कि कहीं इस संविधान के चलते ही इसी फॉर्मेट में आने वाले समय में कहीं प्रजातंत्र का मुखौटा पहन के तानाशाह न बन। और इस डर का मेरा कारण यह है कि हमारे यहां व्यक्ति पूजा होती है। व्यक्ति पूजा क्यों करते हैं हम? ये इसलिए क्योंकि हमारे यहां असमानता है, हमारे यहां सामाजिक असमानता है, शैक्षणिक असमानता है, इसके लिए व्यक्ति पूजा पे जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म इंसान को मुक्ति दिलवा सकता है, तुम्हारे आत्मा को मुक्ति दिलवा सकता है, लेकिन धर्म जब राजनीति में आता है तो फिर लोकतंत्र मुक्त होकर तानाशाह पैदा होता है। ये उनके शब्द थे, ठीक बात है, कोट एंड कोट। एक अलग सवाल पे ले चलता हूं आपको एक अलग सवाल पे ले चलता हूं, इस चीज को उससे जोड़ लीजिएगा। कल लखनऊ में एक बड़ी मजेदार घटना हुई। आपको पता है कि द हिंदू के संपादक जो है राम साहब है, उनकी ट्विटर पर एक पोस्ट आई जिसमें ही उन्होंने कहा कि चुनौती, मतलब दो लोगों के बीच में ये था कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी आमने सामने बैठकर एक बहस कर लें। अमेरिका में ये सिस्टम होता है, राष्ट्रपति जो है आपस में बहस करते हैं। अपने यहाँ जेएनयू में ये सिस्टम है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है उसमें आपस में अपनी अपनी स्पीच रखते हैं ये लोग। तो राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, राहुल गांधी ने कहा मैं 100% इसके लिए तैयार हूं, और साथ में ये कहा कि मैं 100% आपसे कह रहा हूं कि मोदी जी बहस के लिए तैयार नहीं है। तो और उसके बाद आज एक इंटरव्यू आ जाता है जिसमें अर्नब गोस्वामी मोदी जी से कहते हैं कि आप इतना रिलैक्स कैसे रहते हैं। तो बटुए में पैसा और उसके बाद आम काट के चूस के का अगला संस्करण आ जाता है कि आप चुनाव के बीच में इतना रिलैक्स कैसे रहते हैं। और मोदी जी हाथ में कुछ लिए हुए हैं, अब पता नहीं वो कोई फाइल है, किसी की फाइल है या फिर कोई लैपटॉप है, मैं नहीं जानता, पहचानना मुश्किल काम है। तो ये जो एक परसेप्शन बनाने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं लगातार, और कांग्रेस भी कर रही है, कि मोदी जी बहस नहीं कर सकते और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते नहीं है कभी भी, बिल्कुल। आपको लगता है कि 10 साल बाद अब जनता इस चीज को थोड़ा बहुत असर लेगी इसका? क्योंकि पहले तो कोई असर दिख नहीं रहा था। देखिए, राहुल गांधी, आपने केजरीवाल के लिए कहा कि केजरीवाल मोदी को सीधे 1 to 1 लेते हैं, लेकिन उसमें वो बात ज्यादा सही थी कि मोदी क्या करने वाले हैं ये केजरीवाल पहले समझ जाते हैं। मेरा अशोक जी 1 to 1, मेरा 1 to 1 मतलब बातचीत से नहीं, 1 to 1 मतलब मोदी जी की सोच के आगे सोच के चलता है आदमी, यही इसीलिए मैंने जोड़ा उसमें। लेकिन अगर कोई सबसे तीखा और लगातार अगर कोई प्रहार कर रहा है पिछले 10 साल से, तो वो राहुल गांधी है। नोटबंदी से मैं आपकी बात काट ही नहीं रहा हूं, मैं दोनों की अलग अलग विशेषताएं बता रहा हूं। केजरीवाल की विशेषता है कि दिमाग बहुत तेज है उनके पास। 1 to 1 सामने राहुल गांधी रहते हैं। हाँ, राहुल गांधी मतलब ये सारा मुझे लगता है कि ममता ने सिखा दिया सबको कि भाई अपने सवालों पे टिके रहो, इनके उछाले हुए सवालों की जवाब मत दो। ये भले मंगलसूत्र हिंदू का निकाल के मुसलमान का दो, उसमें क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है, जो हमने किया ही नहीं, क्या क्लेरिफिकेशन दे। प्रियंका गांधी मुसलमानों को क्रिकेट टीम में घुसड़ देंगे, बोलने दो। जनता को मालूम है क्रिकेट टीम कैसी चुनती है, और अब पिछले 10 साल से तो क्रिकेट इन्हीं के आका देख रहे हैं, तो कोई वो जरूरत ही नहीं है, तो चलने दो। उसमें भी इनको महंगाई और बेरोजगारी पे पूछो, किसानों की समस्याओं पे पूछो, लॉ एंड ऑर्डर पे पूछो, गिरता हुआ रुपया पूछो, व्यापार का घाटा पूछो, देश का कर्ज पूछो, सीमा पे चीन पूछो, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए 1 to 1 नहीं होंगे, ये बात भी उतनी सच है। जस्टिस लोकूर और जस्टिस शाह ने भी ये पत्र लिखा था, जिसके साथ एन राम ने कहा था कि उन्होंने भी पत्र लिखा है। तीनों के पत्र थे ये। उन्होंने कहा कि जगह आपकी, समय आपका, मॉडरेटर भी आप ही रखिए, तय करिए दोनों मिलके। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि मैं तैयार हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अजीब बात कही। ओडिशा में
बीजेडी पे हमलावर होते हुए कहे कि नवीन बाबू यदि अपने राज्य के जिले और जिले की कैपिटल, मतलब प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है कि जिले की कैपिटल नहीं होती, जिले का मुख्यालय होता है। मुख्यालय मतलब होता है, एक कुपढ़, कैपिटल राज्य की और एक राज्य और कुपढ़ राष्ट्र की दूसरे, ही होती है। एक कुपढ़ दूसरों को दूसरे अनपढ़ का सर्टिफिकेट दे रहा था, एक कुपढ़ दूसरे को अनपढ़ का सर्टिफिकेट दे रहा था। तो उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री का मुझे भी लगता है कि प्रधानमंत्री छोड़िए राज्य वाज्य में तो पूछ ही नहीं रहा, प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में कितने लोग हैं इनके नाम और इनके डिपार्टमेंट बिना कागज लिए बता दे, मैं चरणों में लेट जाऊंगा। ये स्थिति है हमारे यहाँ। मुझे भी लगा अशोक जी कि थोड़ा मुश्किल टास्क दे दिया गया। उनसे सिर्फ राहुल गांधी इतना कहते कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आधे घंटे आप देश की समस्याओं पर बिना मुसलमान और पाकिस्तान के बात करके दिखा दीजिए, बस खत्म। हम ये कहें कि अशोक पांडे, अशोक वानखड़े से एक ही सवाल, एक इशू, हम पूरे देश भर आप रिलैक्स कैसे, ये नहीं आप क्या खाते हैं, आम चूस के काट के, वो विश्व की समस्या है उसको आपने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने पूछा है। हमारे जैसे तुच्छ लोग, ये दो अशोक में से किसी भी अशोक को चुनिए और आप विषय आप दे दीजिए कि आप किसान के 3 बिलों पे एक सवाल पूछोगे, मैं जवाब दूंगा। बस उसमें परमिशन दीजिए, हमको सप्लीमेंट पूछिए। हम ये नहीं पूछते कि हम पूरे पाकिस्तान भी, चाइना भी और सारा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, G20 कुछ नहीं। आपका विषय प्रधानमंत्री चूज करें, एक सवाल, लेकिन उनके जवाब पे सप्लीमेंट का अधिकार दें, क्योंकि इनके सवाल पे सप्लीमेंट नहीं पूछते। इसीलिए जब सवाल पूछा जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो वो कहते कि इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट चीज हमने कोई आई नहीं अभी तक। जिस चीज की ट्रांसपेरेंसी ओपन नहीं हो, जो चीज ट्रांसपेरेंट नहीं हो, उसके लिए 2018 से 24 तक 6 साल कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटते बताइए, ये कहते हैं कि मतलब कई बार तो लगता है कि यार हम क्या वाकई, कई बार मुझे भी लगता है कि थोड़ा अपन भी जाके चेक करवा ले किसी साइकेट्रिस्ट से, या तो पूरा देश पागल हो गया है या इतना मूर्ख समझने लगे हैं देश की जनता को। तो जब उन्होंने, राहुल गांधी ने तो बहुत कहा कि मैं तैयार हूं, लेकिन राहुल गांधी का जो विश्वास है वो अटल है, वो नहीं आएंगे राहुल गांधी के साथ, ये भी उतना ही सच है। दूसरी बात, उन्होंने आज जो पटनायक को कहा, नवीन बाबू को, कि तुम जिले के हेडक्वार्टर, मतलब उनको कैपिटल बोला उन्होंने, भाई हेडक्वार्टर है वो, जिले का हेडक्वार्टर का नाम और जिले के नाम बगैर कागज लिए बता दे। प्रधानमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के नाम बगैर कागज लिए बता दे और उसके बताए कौन सा डिपार्टमेंट। 4 साउथ इंडियन नाम आएंगे तो पटलम हो जाएगा सर। ठीक बात है। लेकिन मैं इसके लिए गलत नहीं मानता, हो सकता है सब कुछ है, फिर भी आप स्वीकार सर आंखों पे प्रधानमंत्री जी, बस इस देश के संविधान को रहने दीजिए और लोकतंत्र को जीवित रहने दीजिए। लोकतंत्र और संविधान जीवित है, लोगों ने आपको चुनाव जितवा के दिया, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको लिखना नहीं आता, आप कुपढ़ है, आप नाले पे गैस से चूल्हा जलाते हैं, सब आप सब एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन फिर संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिएगा और प्रजातंत्र रहने दीजिए। इसी प्रजातंत्र ने तथाकथित एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया, इसी संविधान ने वो अधिकार दिया है, उस अधिकार का दुरुपयोग मत करिए, प्रजातंत्र को तानाशाही में मत बदलिए, यही हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारा क्या, किसी से क्या दुश्मनी, मुझे बताइए। कांग्रेस की सरकार आई, इंडिया की सरकार आई तो हम क्या करेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे भजन कर लेंगे मंदिर में जाकर? अरे उस सरकार पे भी नजर रखेंगे, और हमको कोई मुकुट भी नहीं पहनाना, हमको कोई हमारे मुकुट भी नहीं पहनाना, कोई भी आता है तो हमारे लिए तो फिर चालू हो जाएंगे हम। बिल्कुल। बताइए क्यों नहीं किया भाई, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि तुमसे तो मोदी जी अच्छे थे। ये बोलने में चूकने वाले थोड़ी हैं। साल भर का समय देंगे बस, साल भर का समय होता है और कोई भी सरकार को एक 2 महीने में पता पड़ती है सर सरकार की तासीर कहां जा रही है। एकदम मंत्रियों का अपॉइंटमेंट बताता है, व्याभिचारी और दुराचारी यदि मंत्रिमंडल में आ गए तो समझ जाता है कि सरकार क्या चाहती है। बिल्कुल।
तो यही अभी चुनाव के बीच में यही चल रहा है अभी, जो भी है। तो अशोक जी, दो बातें एक साथ कर गए, कर जाता है आदमी अपने अति आशा जो हम लोगों के अंदर उम्मीद भरी हुई है उसके चलते। उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने दें, और खुद ही ये बात बताई कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछने देंगे। और दूसरा कहा कि देश में लोकतंत्र बना रहे, देश में संविधान बना रहे। लेकिन अशोक जी, समस्या तो यही है कि लोकतंत्र और संविधान अगर बना रहेगा तो सवाल पूछने का अधिकार भी बना रहेगा, और जो सवाल पूछने, सप्लीमेंट्री सवाल पूछने से भागता है, जो सिर्फ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे सकता है, या वो भी सिर्फ चुनाव के समय स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे सकता है, वो कैसे चाहेगा कि लोकतंत्र और संविधान अपनी मूल भावना के साथ बना रहे। उसे संविधान और लोकतंत्र से सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि कुछ भी हो जाएगा, हमारे आपके जैसे लोग उंगली उठाते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन हम जैसों के रोल नहीं बदलेंगे। तो ये एक समस्या है, आपने चुनौती दी है। अगर मोदी जी उसको स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है। दोनों अशोक में से किसी को बुला ले, मैं तो कहूंगा आपको ही बुला ले, ज्यादा बेहतर है। नहीं, अरे आपको भी बड़े भाई बुलाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ईगो ही नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री के साथ इंटरव्यू करने से मेरा टीआरपी बढ़ाने वाला नहीं हूं। मुझे प्रधानमंत्री या कोई मंत्री की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि मैं बड़ा आदमी, मैं सामान्य पत्रकार हूं, सामान्य रहना चाहता हूँ। वरिष्ठ ने भी बड़ा भी नहीं है, हम जो है वो बड़े हैं भाई, वो बड़े हैं, बड़े बड़े चैनल चलाते हैं, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। हम ऑर्डिनरी इंसान हैं, लेकिन अधिकार मत का मेरा भी है, और टैक्स मैं भी देता हूँ, तो जवाब तो पूछूंगा साहब। ये अधिकार आपका भी है जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि टैक्स आप भी देते हैं, लोकतंत्र के नागरिक आप भी हैं। सवाल पूछने का अधिकार आपका भी है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, अगर आप अंधभक्त बन जाएंगे, तो सरकार किसी की भी बने, आपका सत्यानाश होना तय है। बहुत शुक्रिया। इस मोमेंट पर अशोक जी ने ला दिया था कि अब मेरे पास कुछ और कहने के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।